नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी साहब का। और लास्ट क्लास में हमने 1 से 6 चैप्टर तक कंप्लीट किया था। आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अनुसार जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी हमने डिस्कस किए थे। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब चैप्टर 7 शुरू करते हैं। Susan and Elizabeth Jane enters the King of Prussia after debating about whether or not even this moderate inn is a place they can afford to stay. तो जैसा जैसा कि आपको पता है कि किंग ऑफ प्रूशिया के अंदर जो अ, वो है दूसरा बड़ा लड़का, वो चला गया था जिसको कि एलिजाबेथ जेन ने देखा था। उनका नैन मटक्का हो गया था, फायरफेज जिसका नाम है। तो एलिजाबेथ जेन भी उसी में जाने की जिद करने लगी कि भाई हम भी उसी में रुक जाते हैं। तो सूजन और जो एलिजाबेथ जेन है वो उस होटल में एंट्री कर रहे हैं और इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये प्लेस जो है उनके रहने के लिए मॉडरेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। दे आर टेकन टू देयर रूम वेयर द इन, दो ओल्ड फैशन्ड एंड पुअरली कंस्ट्रक्टेड ऑन द आउटसाइड, इज रिवील्ड टू बी क्लीन एंड वेल केप्ट विद इन एक्सेस ऑफ लिनेन। तो उनको एक रूम में ले जाया जाता है इनके अंदर, एक पुराने ज़माने के और बहुत ही कच्चा पक्का तरह का बना हुआ होटल है, बाहर से जैसा दिखाई देता है जो। लेकिन जब जैसे ही उसके अंदर घुसते हैं वो तब उनको पता चलता है कि कितना साफ़ है और कितने शानदार जो लिनेन होते हैं ना, लिनेन लिनेन का मतलब है जो पर्दे हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से लगे हुए हैं। लिनेन के पर्दे हैं, तो मतलब बाहर से जैसा दिख रहा है ना ये, वैसा अंदर से नहीं है। बाहर से तो बड़ा ये पुअर कंस्ट्रक्टेड दिखाई देता है, कच्चा पक्का सा बना हुआ, लेकिन अंदर से ये बहुत साफ सुथरा है। सूजन फियर्स दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे हेयर। सूजन को इस बात का डर है कि वो यहाँ पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट एलिजाबेथ जेन इंसिस्ट्स दैट दे मस्ट बी रिस्पेक्टेबल। लेकिन एलिजाबेथ जेन जो है वो विनती करती है अपनी माँ से कि उन्हें सम्माननीय दिखना है। Susan frets that Henchard is too high for them to make themselves known to him. सूजन बड़ा झल्लाती है। फ्रेट्स का मतलब है खिसियाना या झल्लाना, गुस्सा करना, कि ये जो हैंचर्ड है ना, हमको हैंचर्ड जान ले, ये चीज़ हमको बहुत महंगी पड़ रही है। हैंचर्ड इज टू हाई का मतलब है कि हैंचर्ड बहुत महंगा पड़ रहा है हमको, कि वो हमको जाने इस चीज़ को। एंड सो दे हैव ओनली देयर ओन मनी टू डिपेंड ऑन। इसलिए उनके पास सिर्फ उनका खुद का ही पैसा है जिसके ऊपर वो डिपेंडेड हैं, निर्भर हैं। एलिजाबेथ जेन डिसाइड्स टू सेक्रीफाइस हर ओन डिग्निटी फॉर द सेक ऑफ देयर सिचुएशन। तो एलिजाबेथ जेन जो है वो अपनी खुद की जो गरिमा है उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार है उनकी वर्तमान परिस्थिति के मद्देनज़र। सो शी अप्रोचेज द लैंड लेडी विद द ऑफर ऑफ वर्किंग एट द इन। इसलिए वो जो लैंड लेडी है, जो मालकिन है उस इन की, उसकी मकान मालिक के उस लैंड लेडी के पास में जाती है और उसको ऑफर करती है कि वो इस इन में काम करना चाहती है, एलिजाबेथ जेन, ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। विच इज़ बिजी दैट इवनिंग, जो कि उस शाम को बहुत बिजी है। इन ऑर्डर टू हेल्प कवर द कॉस्ट ऑफ देयर एकोमोडेशन। और क्यों चाहती है एलिजाबेथ जेन? ताकि वो उनके रहन सहन की जो स्थिति है, रहन सहन के जो परिवेश है, उस चीज़ की जो कीमत है उसको थोड़ा सा कवर कर सके, थोड़ा कमा सके, जिससे वो उसकी माँ के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े पैसे का। A bell rings downstairs, and the landlady directs Elizabeth Jane to take the Scottish gentleman his supper on a tray. तो एक घंटी बजती है, जैसे होता है ना कि हम देखते हैं ऑफिस में घंटी बजा के बुलाया जाता है सर्वेंट्स को। तो सीढ़ियों के नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे घंटी बजती है और वो जो मकान मालकिन है, होटल की मालकिन है, वो एलिजाबेथ जेन को निर्देश देती है कि वो जो स्कॉटिश जेंटलमैन है फारफे जो है, उसका खाना ले जाया जाए एक ट्रे में। Elizabeth Jane discovers that the young man is in the room next to hers and her mother's. एलिजाबेथ जेन को पता चलता है कि वो जो यंग मैन है जिसके लिए वो खाना ले जा रही है, वो स्कॉटिश जेंटलमैन फारफ्रे, वो उनके ठीक बगल वाले रूम में ही रहता है। ही इज रीडिंग द लोकल पेपर व्हेन शी एंटर्स एंड शी सेट्स डाउन द ट्रे एंड गोज अवे विदाउट अ वर्ड। तो वो लड़का जो है वो पेपर पढ़ रहा है। जब वो प्रवेश करती है रूम के अंदर, तो वो बैठ जाती है। क्या किसको बिठा देती है? ट्रे को बिठा देती है। सी सेट्स डाउन द ट्रे मतलब ट्रे को नीचे रख देती है और बिना एक भी शब्द बोले हुए वहां से बाहर चली जाती है। एलिजाबेथ जेन टेक्स हर एंड हर मदर सपर अपस्टेयर्स
एलिजाबेथ जो है वो उसका और उसकी माँ का खाना भी ऊपर ले जाती है, बट फाइंड्स हर मदर इज लिसनिंग इन ऑन ए कन्वर्सेशन अकरिंग इन द नेक्स्ट रूम। लेकिन अंदर उसके वो देखती है कि एलिजाबेथ की जो माँ है वो दीवार के कान लगा के और जो बगल के रूम में वार्तालाप हो रही है ना, बातचीत, उसको सुनने की कोशिश कर रही है। Henchard has called on the young Scottishman and asks if he is the one who sent the note at the Golden Crown. Henchard जो है वो उस युवा व्यक्ति को बुलाता है और पूछता है उससे कि क्या वो ही वो व्यक्ति है जिसने गोल्डन क्राउन में हेंचर्ड को नोट भेजा था। हेंचर्ड थिंक्स दैट द यंग मैन मस्ट बी जोशुआ जॉब। हेंचर्ड को लगता है कि ये युवा आदमी जरूर जोशुआ जॉब होगा। A man who is planned to meet the next day and interview for the position of manager of his business। जोशुआ जॉब कौन है? एक आदमी जो कि अगले दिन हेंचर से मिलने वाला था और जो बिजनेस मैनेजर की पोस्ट है उसका इंटरव्यू देने वाला था हेंचर्ड के सामने। द स्कॉटिश मैन इंस्टेड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज डोनाल्ड फारफ्रे। तो स्कॉटिश मैन जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि क्या नाम है उसका, डोनाल्ड फारफ्रे, सेइंग ही इज पासिंग थ्रू टाउन ऑन हिज वे टू ब्रिस्टल टू सीक पैसेज टू अमेरिका। ये कहते हुए कि वो इस कस्बे से गुजर रहा था और कहाँ जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, ब्रिस्टल को होते हुए, ब्रिस्टल के रास्ते अमेरिका जा रहा है। हेंचर्ड इज ग्रेटफुल फॉर द नोट फारफ्रे गेव हिम। हेंचर्ड बहुत कृतज्ञ है उस नोट के लिए जो कि फारफ्रे ने उसको दिया था। एंड आस्क्स इफ ही वुड बी विलिंग टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ द नोट। और उससे पूछता है कि क्या वो इस चीज़ को जो उसने नोट में लिखा है उस चीज़ को सिद्ध करने की इच्छा रखता है जो फारफ्रे है वो। दैट ही हैज़ ए मेथड ऑफ रिस्टोरिंग पुअर वीट टू क्वालिटी। कि उसके पास कोई तरीका है जिससे घटिया क्वालिटी का जो वीट है उसको अच्छी क्वालिटी में बदला जा सके। फारफ्रे विलिंगली डिमॉन्स्ट्रेट द टेक्निक विद ए फ्यू ग्रेन्स ही हैज़ ऑन हैंड। तो फारफ्रे जो है वो अपनी इच्छा से इशारा करता है और उस टेक्निक के प्रति जो कि उसने अपने हाथ में कुछ गेहूं के दाने लिए हुए हैं उनको दिखा करके वो सिद्ध करना चाह रहा है हैंचर्ड को ये बात कि वो इस चीज़ को कर सकता है। तो वो अपनी इच्छा से ही इशारा करता है उस टेक्निक की ओर अपने हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर। ही इज़ ओनली टू ग्लैड टू पास ऑन द टेक्निक टू हैंचर्ड। वो बस उस टेक्निक को हेंचर्ड को सिखा कर ही राजी है और कुछ नहीं चाहिए उसको। इफ़ द ओल्ड मैन फाइंड्स इट यूजफुल, अगर उस बूढ़े आदमी को यानी कि हेंचर्ड को ये चीज़ उपयोगी लगे तो। हेंचर्ड इज इम्प्रेस्ड एंड प्रॉम्प्टली ऑफर्स हिम द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस मैनेजर। हेंचर्ड जो है बहुत इम्प्रेस हो जाता है और तत्काल उसको अपने बिजनेस मैनेजर की पोस्ट जो है वो ऑफर कर देता है। फारफे हाउएवर रिफ्यूजेज एज ही इज कमिटेड टू हिज प्लान टू ट्रेवल टू अमेरिका। हालांकि जो फारफे है वो हेंचर्ड के इस ऑफर को मना कर देता है क्योंकि उसको तो अमेरिका जाना है। Farfre will not accept payment for the technique, and Henchard is again impressed by this kindness from a stranger and pleads with Farfre to accept the post। तो यहाँ तक कि जो फारफ्रे है ना वो उस टेक्निक को हेंचर्ड को सिखाने के लिए पेमेंट भी नहीं लेना चाहता उससे, हेंचर्ड से। यानी कि उसको कोई पैसा नहीं चाहिए, वो बस चाहता है कि ये टेक्निक इन लोगों के काम आ जाए। और हेंचर्ड जो है एक अजनबी की इस दयालुता से बड़ा खुश होता है और वो विनती करता है फारफ्रे से कि वो पोस्ट को एक्सेप्ट कर ले, वो जो बिजनेस मैनेजर की उसने पोस्ट ऑफर की है ना वो एक्सेप्ट कर ले इसको। फारफ्रे डिक्लाइंस, लेकिन वो फिर से मना करता है, बट इनवाइट्स हेंचर्ड टू ड्रिंक विद हिम। लेकिन वो हेंचर्ड को इनवाइट करता है अपने साथ पीने के लिए, शराब पीने के लिए। हेंचर्ड सेज ही कैन नॉट। हेंचर्ड कहता है कि वो नहीं पी सकता। एज ही टुक ए वो ईयर्स अगो आफ्टर ए डीड ही विल बी अशेम्ड ऑफ फॉर हिज होल लाइफ। क्योंकि उसने सालों पहले एक शपथ ली थी एक ऐसे काम के लिए, एक ऐसे काम के पश्चाताप के लिए जिसके ऊपर उसे अपनी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी महसूस होगी। द टू एमिकेबली पार्ट वेज। और वो दोनों जो हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से या मित्रतापूर्ण तरीके से अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। तो चैप्टर 8 है। एलिजाबेथ, जेन एंड सूजन फिनिश देयर मील इन साइलेंस कंज्यूम्ड बाय देयर ओन थॉट्स। एलिजाबेथ, जेन और सूजन जो हैं अपना खाना खाती हैं अपने ही विचारों में डूबे हुए रहकर, यानी बिना बातचीत के। डोनाल्ड फारफे डिसेंड्स to the general company downstairs, and Elizabeth Jane, after carrying down his tray as well as their own, quietly joins the guest in the sitting room।
तो डोनाल्ड फायरवे जो है वो सामान्य लोग जो हैं वहाँ के समाज के, उनके साथ नीचे आता है, मतलब नीचे जाकर उनके साथ बैठ जाता है। और एलिजाबेथ जेन जो है अपनी खुद की ट्रे साथ ही साथ डोनाल्ड की ट्रे लेकर के नीचे जाती है, और चुपचाप से वो जो लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ पर, उनको ज्वाइन कर देती है, यानी कुछ कहती नहीं है, बस उनकी बातें सुनती है। At the request of some tradesman, the young Scottish man favors the room with a song. तो एक व्यापारी की बहुत ही विनती पर, रिक्वेस्ट पर, वो जो यंग स्कॉटिश मैन है डोनाल्ड फार्फे जो है, वो रूम में एक गाना गाता है। एलिजाबेथ जेन इज एनरेप्चर्ड बाय द ब्यूटी एंड इमोशंस ऑफ हिज सॉन्ग। तो एलिजाबेथ जेन जो है वो बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है उसके गाने की सुंदरता और उसकी भावनात्मकता को देखकर। एनरेप्चर्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। सोलोमन लॉन्गवेज एंड क्रिस्टोफर कॉनी, टू लोकल मैन, कॉल अपॉन फायरफ्ले टू सिंग अगेन। तो ये तो दो आदमी हैं, सोलोमन लॉन्गवेज और क्रिस्टोफर कॉनी, ये वहीं के दो आदमी हैं कैस्टरब्रिज के। ये फायरफ्ले से दोबारा गाना गाने के लिए कहते हैं। एंड एक्सक्लेम ओवर द सॉन्ग, और एक्सक्लेम ओवर द सॉन्ग मतलब उनके गाने के ऊपर बड़ा विस्मय प्रकट करते हैं, बड़ा आश्चर्य कि कितना अच्छा गा रहा है ये। विच स्पीक्स ऑफ फायरफ्लेज होमलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि बात कर रहे हैं किस भाषा में बात कर रहे हैं, फारफे का होमलैंड की, जो कि स्कॉटलैंड है। यानी कि ये जो सोलोमन लॉन्गवेज हैं और क्रिस्टोफर कॉने जो हैं, ये फारफे से उसी की मदर टंग में बातचीत करके कह रहे हैं कि वो और एक गाना सुनाए। दे आस्क फारफे अबाउट वाई ही हैज़ लेफ्ट हिज होम व्हेन इट इज़ क्लियर दैट ही केयर्स फॉर इट स्ट्रांगली। वो फारफे से पूछते हैं कि आखिर उसने क्यों अपना घर छोड़ दिया, जबकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसे अपने घर की कितनी परवाह है। दे bemoan इंग्लैंड एंड पर्टिकुलरली कैस्टरविच डार्क हिस्ट्री। वो शोक मनाते हैं इंग्लैंड के लिए और विशेष तौर पर कास्टरविच का बड़ा अंधेरा या बड़ा पुराना जो काला इतिहास है उसको लिए। इन कंपैरिजन, तुलनात्मक रूप से, रेफरेंसिंग इट्स हिस्टोरिकल रिबेलियन अगेंस्ट द क्राउन। और किस बात का रेफरेंस देते हैं वो, कि कास्टरविच ने ताज के खिलाफ, यानी कि जो रानी है उसके खिलाफ, वो जो प्राचीन समय में विद्रोह किए थे उस चीज़ को ये बीमोन करते हैं कि कास्टरविच का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, बड़ी डार्क हिस्ट्री है, और यहाँ के लोगों ने जो गद्दी है उसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। फायरफ्ले सिंग्स ए फ्यू मोर सॉन्ग्स completely विनिंग ओवर द हार्ट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द सिटिंग रूम। फायरफ्ले कुछ और गाने गाता है और उस रूम में बैठे हुए सभी लोगों का दिल जीत लेता है। They ask if Farfrae plans to stay in Casterbridge only to hear that he is passing through। वो पूछते हैं क्या फारफ्रे की कास्टरविच में रुकने की कोई योजना है, और जवाब में सिर्फ यही सुनाई देता है उनको कि नहीं नहीं, वो तो यहाँ से गुजर रहा था। Elizabeth Jane admires Farfrae and agrees with the general disappointment at his brief stay in Casterbridge। एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे की बड़ी प्रशंसा करती है, लेकिन वो जो निराशा छा गई है उस रूम में, फारफ्रे ने जब कहा है ना कि वो नहीं, बस वो तो यहाँ तक गुजर रहा था, तो उस रूम में जो निराशा छा गई है ना, एलिजाबेथ जेन भी उस निराशा का हिस्सा बन गई है कि फायरफ्ले जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए कैस्टरविच में रुकेगा। शी फील्स दैट ही सीम्स द वर्ल्ड इन ए वेरी सिमिलर वे टू हरसेल्फ। वो महसूस करती है कि ये जो डोनाल्ड फारफ्रे है ये भी संसार को उसी तरह देखता है जिससे कि वो देखती है, एज समथिंग दैट इज प्राइमरीली ट्रेजिक, कि कुछ ऐसा जो कि प्राथमिक रूप से तो दुखद है, रादर देन कॉमिकल, बजाय हास्यप्रद होने के, इन विच हैप्पीनेस एंड लाइटनेस इज इंटरमिटेंट, जिसके अंदर खुशी और प्रकाश जो है वो बड़ा रुक रुक के आ रहा है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है बहुत ही धीमे धीमे या अटक अटक के, रुक रुक के आना। रादर देन एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद किया गया था। यानी कि एलिजाबेथ जेन कहती है, इस बात को सोचती है कि शायद उसके लिए और मेरे लिए संसार एक जैसा ही है। पहले तो बड़ा दुखद होता है, फिर हास्यप्रद होता है, जिसके अंदर खुशी और प्रकाश जो है वो बड़ा रुक रुक के आता है। व्हेन फायरफ्ले प्लान्स टू रिटायर, जब फायरफ्ले वहाँ से जाने की योजना बनाता है, द लैंड लेडी टेल्स एलिजाबेथ जेन टू टर्न डाउन हिज बेड। तो वो जो लैंड लेडी है वो एलिजाबेथ जेन को बोलती है कि वो उसका बेड जो है साफ कर दे, एकदम दोबारा से सेट कर दे। कमिंग बैक डाउन द स्टेयर्स, एलिजाबेथ जेन एनकाउंटर्स फायरफ्ले ऑन द स्टेयर्स। और सीढ़ियों पर नीचे आते हुए एलिजाबेथ जेन जो है उसको फायरफ्ले दिखाई देता है। ही सिंग्स टू हर अ वर्स ऑफ ए सॉन्ग अबाउट बोनी पैग माई डियरी।
और वो एलिजाबेथ जेन के लिए एक दोहा गा देता है, एक छंद गा देता है। कौन सा छंद गाता है ये याद रखने योग्य सवाल है। बोनी पैग माई डियरी। Elizabeth Jane returns to her room to find Susan distraught at the idea that Elizabeth Jane lowered herself to waiting in the inn. एलिजाबेथ जेन अपने रूम में वापस लौटती है और ये देखती है कि सूजन बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है इस विचार से कि एलिजाबेथ जेन ने इस इन के अंदर, इस होटल के अंदर, इस सराय के अंदर वेटरिंग का काम करके अपने आप का जो सम्मान है वो गिरा दिया है। फॉर दिस वुड कास्ट अ पुअर लाइट ऑन हैंचर्ड, क्योंकि इससे हैंचर्ड ये सोचेगा कि हम बहुत गरीब हैं, हैंचर्ड के ऊपर हमारा बहुत ही गरीबों जैसा प्रभाव पड़ेगा। If he did contact himself with them and this information was public, अगर उसने अपने आप से ही उनसे कांटेक्ट किया और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है बाहर लोगों में फैल गई तो हैंचर्ड क्या सोचेगा कि ये तो गरीब लोग हैं। एलिजाबेथ जेन सेज शी डिड नॉट माइंड वेटिंग अपॉन द वेरी रिस्पेक्टेबल यंग मैन। तो एलिजाबेथ जेन कहती है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ही सम्मानीय युवा व्यक्ति को सर्व कर रही है, वेटिंग कर रही है उसके लिए मैं। यानी कि वो तो आशिकी में हो गई ना, तो एलिजाबेथ जेन तो डोनाल्ड की में। हैंचर्ड हु हैज़ wandered past the inn after his meeting with Farfrey overhears the young man singing। हैंचर्ड जो है फारफ्रे से मीटिंग करने के बाद जब उस होटल के पीछे घूम रहा था तब उसने उस आदमी को गाना गाते हुए सुना, डोनाल्ड को। एंड विशेज ही कुड हैव कन्विंस्ड हिम टू स्टे एंड जॉइन इन हिज बिजनेस। और वो विश करता है कि काश वो उसको किसी ना किसी तरीके से कन्वेंस कर पाता और जिससे वो रुक जाए और उसके बिजनेस को ज्वाइन करे। ठीक है, चैप्टर 9। The next morning, Elizabeth Jane opens their window to discover a conversation occurring between Henchard in the street and Farfrey at the next door window। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है एलिजाबेथ जेन अपनी खिड़की खोलती है और देखती है कि हैंचर्ड के बीच में और फारफ्रे के बीच में बातचीत हो रही है। और कहाँ पे हो रही है कि हैंचर्ड तो गली में खड़ा है और फारफ्रे जो है वो अपने खिड़की पे खड़ा है रूम में। फारफ्रे इज डिपार्टिंग एंड हैंचर्ड ऑफर्स टू वॉक विद हिम टू द टॉप ऑफ द टाउन। फारफे जो है वो जाने की तैयारी में है और हैंचर्ड उससे ऑफर करता है कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, टाउन के टॉप तक में तो थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। फारफे लीव्स द इन बैग इन हैंड एंड देयर पेयर सेट्स ऑफ। फारफे उस सराय को खाली कर देता है, यानी छोड़ देता है। उसके हाथ में एक बैग है और वो दोनों जो युगल हैं, जो जोड़ा है, कौन कौन का जोड़ा, एक तो डोनाल्ड फारफे का और एक हैंचर्ड का, वो दोनों चल जाते हैं। Farfetch glances up at Elizabeth Jane at the window, but does not acknowledge her, which makes the young woman feel slighted despite reminding herself that they did not know each other। फारफे जो है एलिजाबेथ जेन को झांक कर देखता है खिड़की पर, लेकिन उसे मतलब ऐसा रिएक्ट नहीं करता जैसे वो उसको पहचानता है, जिससे कि वो जो यंग वुमेन है एलिजाबेथ जेन है उसे बड़ा दुख सा महसूस होता है, बड़ा अपमानित सा महसूस होता है। बजाय इसके वो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। Susan says she has been thinking of Henchard's sudden liking for the young Scottish man। सूजन कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि हैंचर्ड अचानक से उस युवा स्कॉटिश व्यक्ति को पसंद करने लगा है। एंड वंडरिंग इफ ही टेक्स सो काइंडली टू स्ट्रेंजर्स, और उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो अजनबियों से इतना दयालुता से कैसे बात कर सकता है। उन्हें पहले तो नहीं था ऐसा, पर पहले में तो 18 साल का अंतर आ गया तो मेयर बन गया। परहैप्स ही विल रिस्पॉन्ड इन काइंड टू इज ओन किन, शायद वो इस तरह का उत्तर अपने किसी वंशज को ही देता है जिस तरह के उत्तर वो किसको दे रहा है, जिस तरह से बातचीत वो स्कॉटिश मैन से कर रहा है ना, कि शायद ही वो अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो वंश के लोग हैं, उनसे भी ऐसे बात नहीं करता इतने जितने प्यार से वो डोनाल्ड से बात कर रहा है। 5 large wagons of hay pass in the street, marked as part of Henchard business। तो 5 बड़ी बड़ी हे की जो गाड़ियाँ हैं, वैगन्स हैं, वो गली में से गुजरती हैं और जो कि क्या है, हैंचर्ड के बिजनेस का हिस्सा है। हे होता है गेहूं का जो ढेर होता है ना, बिना कटा हुआ गेहूं का ढेर, एकदम पूरा डंडी वाला, बाद में उसकी सफाई होती है तब गेहूं अलग निकाला जाता है, उसको बोलते हैं। वैसे भूसा भी बोलते हैं इसको।
renewing Susan's conviction that she ought to try to rejoin the prosperous Henchard at least for her daughter's sake, जिससे कि सूजन का जो दृढ़ विश्वास है वो रिन्यू हो जाता है। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। सूजन का दृढ़ विश्वास इससे रिन्यू हो जाता है और वो सोचती है इस चीज़ को कि उसे वापस से उस समृद्ध हैंचर्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी बेटी की खातिर भी कर लेना चाहिए। Susan decides to send Elizabeth Jane to Henchard with a note telling him of Susan's arrival in town. सूजन डिसाइड करती है कि वो एलिजाबेथ जेन को हेंचर्ड के पास भेजेगी नोट के साथ, जिसमें लिखा होगा कि टाउन में सूजन आ चुकी है। हर स्टेटस एज अ सेलर्स विडो, और उसका स्टेटस क्या है कि वो एक नाविक की विधवा है। शी टेल्स हर डॉटर दैट इफ हेंचर्ड डज नॉट विश टू रिकॉग्नाइज देम टू टेल हिम दैट दे विल लीव कैस्टरविच एज क्वाइटली एज दे केम। और वो अपनी बेटी को ये भी कहती है कि अगर हैंचर्ड उनको पहचानने की कोई इच्छा नहीं रखता है तो उसे कह देना कि वो चुपचाप कैस्टरविच से चले जाएंगे जैसे आए थे वैसे ही। इफ़ ही डज नॉट विश टू एक्नॉलेज देम ही शुड अरेंज ए वे टू सी सूजन। और अगर वो उसे नहीं पहचानता है, उसे हैंचर्ड जो है हमें पहचानने की इच्छा नहीं रखता है, तो बस किसी तरीके से वो एक बार सूजन से मिलने की व्यवस्था कर ले एक बार। एक ही शुड अरेंज अ वे कि एक तरीका कोई भी कैसा भी हो एक बार मिलना चाहिए मतलब सूजन उससे। एलिजाबेथ जेन वॉक्स अप हाई स्ट्रीट ऑन द बिजी मार्केट डे मॉर्निंग। एलिजाबेथ जेन जो है वो पैदल चल के हाई स्ट्रीट में जाती है और काफ़ी व्यस्त है, सुबह का समय मार्केट का समय है। द स्ट्रीट इज़ फिल्ड विद वैन्स अनलोडिंग वेयर्स। गली जो है वो गाड़ियों से भरी हुई है जिनमें से सामान उतर रहा है। शॉप्स डिस्प्लेइंग देयर आइटम्स आउटसाइड, दुकानें जो हैं अपने सामान को बाहर डिस्प्ले कर रही हैं। लाइव स्टॉक फॉर सेल, पशुधन जो है वो बेचने के लिए आया हुआ है। एंड फार्मर्स एंड टाउन्स फोक इन द मिडिल ऑफ बिजनेस डीलिंग्स, और किसान और उस कस्बे के लोग बिजनेस डीलिंग में लगे हुए हैं। कास्टर ब्रिज फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द सराउंडिंग कंट्री लाइफ। कास्टर ब्रिज जो है वो एकदम शहरी जीवन जैसा दिखाई दे रहा है, शहरी जीवन के केंद्र जैसा दिखाई दे रहा है। All the signs of country life in this old market town are exciting and fresh sights to Elizabeth Jane। और जो एक बड़े शहर की जो जीवन होता है इस पुराने मार्केट में सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है कितना, और ये बहुत उत्तेजक है एलिजाबेथ जेन के लिए, ये एकदम ताज़ा दृश्य है उसके लिए। एलिजाबेथ जेन अराइव्स एट हैंचर्ड्स होम। फिर जेन जो है वो हैंचर्ड के घर पे पहुंच जाती है। वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन, जो कि टाउन में सबसे बेहतरीन घरों में से एक है। एंड फाइंड्स द फ्रंट डोर ओपन रिवीलिंग ए पैसेज वेज लीडिंग ऑल द वेज टू द गार्डन एट द बैक ऑफ द हाउस। और घर के अंदर क्या है, वो देखती है कि जो सामने का दरवाज़ा है घर का वो खुला हुआ है, और वो जो रास्ता है दरवाजे के पीछे का जो रास्ता है वो गार्डन की ओर जा रहा है घर के पिछले हिस्से में। यानी घर इस तरीके से बना हुआ है कि मेन गेट से लेकर पीछे तक का जो रास्ता है वो पूरा एक गलियारा है, अगल बगल में रूम वगैरह बने हुए होंगे। सी इज़ डायरेक्टेड टू एन ऑफिस इन द स्टोर यार्ड, और उसे निर्देशित किया जाता है एक ऑफिस की तरफ, और ऑफिस कहाँ पे है, स्टोर यार्ड में है। गार्डन में स्टोर जो है वहाँ पर। एलिजाबेथ जेन एंटर्स द ऑफिस टू फाइंड नॉट हैंचर्ड बट फारफ्रे पोरिंग ओवर सम सैंपल्स। एलिजाबेथ जेन ऑफिस में प्रवेश करती है, उसको वहाँ हैंचर्ड नहीं दिखता है लेकिन फारफ्रे दिखाई देता है जो कि कुछ सैंपल्स को डाल रहा है वहाँ पे। मोमेंटरीली कंफ्यूज्ड, क्षणिक रूप से बड़ी कंफ्यूज होकर के एलिजाबेथ जेन रिकवर्स एंड आस्क्स टू सी हैंचर्ड। एलिजाबेथ जेन अपने आप को फिर संभालती है और हैंचर्ड से मिलने की पूछती है। एट द मोमेंट ऑफ हैंचर्ड एंड फारफेस पार्टिंग ऑन द रोड दैट मॉर्निंग, हैंचर्ड had spoken up again and persuaded the younger man to stay। तो हैंचर्ड और जो फारफे है उस दिन जब अलग हो रहे थे ना सुबह मॉर्निंग में रोड पे, जब वो गए थे वहाँ से होटल में से जहाँ से इसने डोनाल्ड फारफे ने झांक के देखा था एलिजाबेथ जेन को, उसको पहचाना सा ऐसा ऐसा रिएक्ट किया था जैसे उसको पहचानता ही नहीं है वो। उस जगह पर हैंचर्ड ने उससे दोबारा बात की थी चलते हुए, और उसको राजी कर दिया था डोनाल्ड फारफ्रे को कि वो रुक जाए किसी तरीके से। फारफ्रे had exclaimed that this situation must be the work of
Providence and had agreed to become Henchard's manager. तो फारफे जो है वो इस चीज़ को किस तरीके से देखता है, वो कहता है कि इस स्थिति को वो ईश्वर के काम की तरह देखता है और इसी वजह से उसने हेंचार्ड का मैनेजर बनना स्वीकार किया है। द वर्क ऑफ प्रोवाइडेंस होता है ईश्वर का कार्य, ठीक है, अच्छा काम है, गेहूं को सुधार रहा है, एक बढ़िया काम कर रहा है, समाज के हित में काम कर रहा है, तो ईश्वर का काम समझ के वो रुक जाता है इस चीज़ को। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि फारफ्रे ने हेंचर्ड के काम को किस तरीके से देखा है, ठीक है। उसको देखा है उसने द वर्क ऑफ प्रोवाइडेंस, यानी कि ईश्वर के काम की तरह। हेंचर्ड नाउ कॉन्फिडेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट इन हिज काइंडनेस। हेंचर्ड जो है अब बड़ा आत्मविश्वासी है और अपनी दयालुता से भरा हुआ है। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है वैसे तो अपव्ययी, लेकिन अपव्ययी से मतलब है आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। तो आज जो उसके अंदर दयालुता है ना, जो आत्मविश्वास है, वो भी आवश्यकता से अधिक है। हैड वेलकम्ड फारफे टू ए सेकंड ब्रेकफास्ट, ने हेंचर्ड ने उसको एक सेकंड ब्रेकफास्ट पे स्वागत किया। एंड इंसिस्टेड द यंग मैन लिव इन हिज हाउस एट लीस्ट until ही कुड फाइंड अदर accommodations। और उसने हेंचर्ड से इंसिस्ट किया, विनती की कि वो युवा व्यक्ति उसके घर में रह सकता है, कम से कम तब तक तो रह सकता है जब तक उसको दूसरी रहने की जगह नहीं मिल जाती। Henchard then gave Firefly a tour of the premises and of his business। और उसके बाद हेंचर्ड ने अपना जो काम धंधा है, अपने जो जगह है, प्रेमिसेस का मतलब है वो जगह जहाँ पर बिजनेस किया जाता है, तो वो सारी जगह दिखाई है पूरे बिजनेस की, सब कुछ उसको टूर कराया है पूरा। यानी कि अब बिजनेस में बिजनेस मैनेजर बनेगा तो अब समझाना तो है ही ना कि क्या है, कैसा काम है। यहाँ से चैप्टर 10, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। As Henchard opens the door of his office to admit Elizabeth Jane, a newcomer enters and steps forward before Elizabeth Jane। जैसे ही हेंचर्ड दरवाजे को खोलता है, उसके ऑफिस के दरवाजे को, एलिजाबेथ जेन से मिलने के लिए, तो एक नया व्यक्ति प्रवेश करता है और एलिजाबेथ जेन की ओर बढ़ता है। द न्यू कमर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज जोशुआ जॉब। तो ये नया आया हुआ जो व्यक्ति है, ये कौन है? जोशुआ जॉब। जोशुआ जॉब का नाम देखो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, किस चीज़ के संदर्भ में आया था कि ये वो व्यक्ति है जो उससे मिलने वाला था उस दिन इंटरव्यू के लिए, आज ही के दिन मिलने वाला था, कि कल की तो बात है जब वो फारफे से मिला है। द मैन Henchard was supposed to interview that day for the position of this of his business manager। ये वही व्यक्ति जिसको हेंचर्ड मिलने वाला था उस दिन अपने बिजनेस मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने वाला था उसका। Henchard tells Job that he has hired another man despite having agreed to hire him subject to an interview। हेंचर्ड उसको बोलता है कि उसने दूसरे आदमी को काम पे रख दिया है बिना किसी इंटरव्यू के या बिना किसी सहमति के, कि वो उसको उससे बातचीत भी नहीं करना चाहता है। यानी कि वो नहीं चाहता कि अब जोशुआ जॉब जो है कोई इंटरव्यू की उम्मीद रखे मुझसे या किसी भी तरीके से, तो बिना किसी इंटरव्यू के ही उसने साफ साफ उसको मना कर दिया है कि उसने दूसरे आदमी को रख दिया है। एज जॉब लीव्स एलिजाबेथ जेन रीड्स द बिटरनेस इन हिज फेस एक्सप्रेशन। और जब जॉब जा रहा है तो एलिजाबेथ जेन जो है वो उसके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट का एक्सप्रेशन देख लेती है जॉब के। ऑब्वियस सी बात है, उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, अब वो देने आया तो उसको भगा दिया सीधा, बिना किसी चाय पानी भी नहीं पूछी और कुछ भी नहीं किया उससे, तो सीधा बोल दिया कि दलिया में तो दूसरा आदमी भग जा तू यहाँ से। ऐसे थोड़ी होता है, उसका चेहरे पे गुस्सा है। एलिजाबेथ जेन आस्क्स हेंचर्ड इफ शी मे स्पीक विद हिम ऑन ए पर्सनल मैटर। जेन जो है वो एंचर से पूछती है क्या वो एक पर्सनल मैटर पे उससे बात कर सकती है। शी इन्फॉर्म्स हिम दैट हिज रिलेटिव सूजन न्यूसन इज इन टाउन एंड विशेस टू सी हिम। वो उसको बताती है कि उसके एक रिश्तेदार जो है सूजन न्यूसन, वो इस टाउन में आई हुई है और वो उससे मिलना चाहती है। एलिजाबेथ जेन इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज एलिजाबेथ जेन न्यूसन। और वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करती है? एलिजाबेथ जेन न्यूसन, यानी कि उसकी बेटी। विच सजेस्ट टू हैंचर्ड द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन, जिससे हैंचर्ड को इस पूरी स्थिति की सच्चाई समझ आ जाती है। एलिजाबेथ जेन डज नॉट नो हैंचर्ड्स कनेक्शन टू हर।
एलिजाबेथ जेन जो है वो हेंचर्ड का सूजन से क्या कनेक्शन है और उससे खुद से क्या कनेक्शन है, कोई नहीं जानती इस बात को। Henchard invites her into his house and learns the circumstances of his wife and daughter's seeming disappearance as they had been living for a few years in Canada. तो हेंचर्ड उसको घर में इनवाइट करता है और जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, वो उसकी पत्नी उसकी बेटी वो इतने समय से गायब थे, तो इन जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं इसके बारे में वो उससे जानता है। उसे पता चलता है कि वो कुछ साल कहाँ पे रहे थे, कनाडा में रहे थे। ये जो भी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, इसी से इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। हेंचर्ड डिसर्न्स that with Newson's death the pair has not been left well off. हेंचर्ड इस बात को समझ जाता है कि न्यूसन की मौत के बाद में ये जो जोड़ा है, कौन सा जोड़ा, सूजन का और उसकी बेटी का, इनके पास बहुत अच्छा धन नहीं बचा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं ये। वेल ऑफ का मतलब होता है अच्छी खासी ज़िंदगी जीने वाले धनवान लोग। तो ये कोई धनवान नहीं बचे हैं, अब पैसा वैसा नहीं है इनके पास। ही राइट्स अ नोट टू सूजन एंड इंक्लूड्स अ 5 पाउंड नोट एंड 5 शिलिंग्स। तो वो सूजन को एक नोट लिखता है जिसके अंदर वो 5 पाउंड का एक नोट और 5 शिलिंग डाल देता है। एलिजाबेथ जेन रिटर्न्स विद द नोट एंड मनी टू द किंग ऑफ प्रूशिया। एलिजाबेथ जेन जो है वापस होटल आ जाती है, कौन सा होटल में रहते हैं वो भी, किंग ऑफ प्रूशिया में। और उसकी माँ को माँ के पास आती है वापस से। सूजन इज मूव्ड एट द साइट ऑफ द नोट एंड आस्क्स एलिजाबेथ जेन टू रिकाउंट हर एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग हेंचर्ड। तो सूजन जो है वो आज जब जैसे ही एलिजाबेथ जेन आई है तो उससे पूछती है, बातचीत करती है कि हेंचर्ड के साथ मिलने का उसका अनुभव कैसा रहा। द नोट आस्क्स सूजन टू मीट हेंचर्ड एट 8 o'clock दैट इवनिंग। तो उस नोट में क्या लिखा हुआ है कि हेंचर्ड कह रहा है कि सूजन से आज रात को 8 बजे मिलते हैं शाम को, एट द रिंग आउटसाइड ऑफ टाउन। कहाँ पे मिलते हैं? द रिंग में मिलते हैं, जो कि कस्बे के थोड़ा सा बाहर है। द रिंग क्या है ये हम आगे देखेंगे अभी। द enclosure of 5 guineas with the note is a significant sum, indicating Henchard's act of buying back his wife back again for the same sum. तो मतलब कितनी विचित्र बात है कि एक तरफ वो कहता है कि शाम को 8 बजे मिलना चाहता है वो अपनी पत्नी से, साथ ही उसने 5 पाउंड का नोट और 5 शिलिंग भेजे हैं। तो ये जो 5 गिनीज के इक्विवेलेंट जो उसने सम भेजा है अभी अभी, मतलब भाई देखो 20 साल पहले गिनीज चलता है, ठीक है, करेंसी क्या है, गिनीज। लेकिन अब 18-20 साल बाद में करेंसी क्या हो गई, पाउंड हो गई। तो उसने 5 पाउंड और 5 शिलिंग भेजे हैं जो कि इक्विवेलेंट है 5 गिनीज के, ठीक है। तो वो इससे क्या जाहिर करना चाह रहा है कि उसी पैसे को वो देकर, कि वो ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि वो उसी उतने ही पैसे में, जितने पैसे में उसने अपनी पत्नी को बेचा था, उतने ही पैसे में वापस अपनी पत्नी को खरीद रहा है। कितना मतलब निराशापूर्ण ये चीज़ है, कितना घटिया ये विचार है कि पहले पत्नी को बेच दिया, उसके बाद उतने ही पैसे में अपनी पत्नी को खरीदना चाह रहा है। तो चैप्टर 11 है, इसको है ये जो है ना कि उन्होंने कहाँ मिलने का डिसाइड किया था, तो इस पॉइंट को कि द रिंग में मिलने का डिसाइड किया था। कितने पैसे हेंचर्ड ने भेजे थे सूजन को, तो 5 पाउंड्स भेजे थे, ठीक है, 5 पाउंड्स और 5 शिलिंग, ठीक है, 5 पाउंड का नोट और 5 शिलिंग भेजे हैं। चैप्टर 11। The town of Casterbridge shows its Roman heritage in its architecture and every street alley and precinct। तो ये जो कैस्टरब्रिज का टाउन है ना, इसमें दिखता है क्या, रोमन हेरिटेज दिखता है। किस चीज़ में? इन हिज आर्किटेक्चर, इसकी स्थापत्य कला में रोम की जो विरासत है ना वो दिखाई देती है। इसकी हर एक गली में, हर एक छोटी छोटी जो कूचड़िया सी होती है ना गलियाँ, स्ट्रीट तो मतलब बड़ी सड़क, एरिया मतलब गली में, एंड प्रिसिंक्ट हर एक सीमा में, हर एक प्रांत में रोमन
की झलक दिखती है, रोमन हेरिटेज झलक दिखती है। तो कैसी झलक दिखती है साहब? रोमन हेरिटेज झलक दिखती है। Farmers in the fields frequently uncover Roman skeletons while digging in the ground। और खेतों में जो काम करने वाले किसान हैं ना, काफ़ी बार उनको रोम के लोगों के स्केलेटन मिल जाते हैं जब वो खेती करते हैं, खुदाई करते हैं ना जमीन में तब। वन मार्क ऑफ रोमन हिस्ट्री इज द रिंग, अ फाइन एम्फी थिएटर। और उस रोमन इतिहास का एक बहुत अच्छा नमूना क्या है? वो रिंग, द रिंग, एक शानदार एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत सात अजूबे हैं अपने वर्ल्ड में। उसमें एक कोलोजियम आता है, कोलोजियम जो कि रोम में स्थित है, बहुत बड़ा सा है। तो उसी तरह का गोल या अंडाकार वो होता है। एक स्थापत्य कला का एक बहुत उत्कृष्ट नमूना है एम्फी थिएटर। देखे, थिएटर तो होता है रंगमंच। रंगमंच क्या होता है कि चौकोर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। लेकिन एम्फी थिएटर ही क्यों कहा गया है इसको? एम्फी थिएटर जो होता है वो होता है अंडाकार। अंडे के आकार में होता है, थोड़ा लंबा ज़्यादा होता, गोल ही है तो लेकिन थोड़ा लंबा ज़्यादा गोल होता है, चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। द रिंग, अ फाइन एम्फीथिएटर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द अर्लियर सिविलाइजेशन। तो वो जो रोमन इतिहास का एक शानदार नमूना है द रिंग, एक एम्फीथिएटर, वो प्राचीन सभ्यता से ही यहाँ पे स्थित है। द रिंग इन हैंचर्ड एंड सूजन्स डे सर्व्स प्राइमरीली एज ए स्पॉट फॉर फर्टिव एनकाउंटर्स, हाउएवर इट नेवर सर्व्स एज द साइट ऑफ हैप्पी सीक्रेट मीटिंग्स बिटवीन कपल्स। तो ये जो रिंग है, ये जगह जो है, ये हैंचर्ड और जो सूजन है, उनके दिन में उनको प्राथमिक रूप से मिलने के लिए, उनका जो गुप्त मिलन है, फर्टिव एनकाउंटर का मतलब होता है चुपचाप मिलना, गुप चुप में मिलना, उनको मिलने के लिए काम में आ रहा है अब ये रिंग। हैंचर्ड और सूजन्स डे सर्व्स प्राइमरी एज ए स्पॉट, यानी कि इस रिंग के अंदर ये रिंग वो जगह का काम कर रही है जहाँ पे हैंचर्ड और सूजन का गुप्त रूप से मिलना हो रहा है। मिलन का मतलब संभोग से नहीं है यहाँ पे, मिलन का मतलब मिलना, मीटिंग हो रही है। हाउएवर इट नेवर सेटल्स, हालांकि नेवर सर्व्स एज द साइट ऑफ हैप्पी सीक्रेट मीटिंग बिटवीन कपल। हालांकि यहाँ पे कभी भी प्रेमियों की, प्रेमी जोड़ों की बहुत खुशनुमा गुप्त मीटिंग्स नहीं देखी गई हैं। द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रिंग हैंग्स ओवर द प्लेस। और इस जगह पर, इस जो रिंग है इस जगह पर, इसका जो काला इतिहास है, इसका जो बुरा इतिहास है वो दिखाई देता है, उसकी झलक दिखाई देती है। द टाउन गैलोज once stood in the ring and various crimes have been committed in the secluded area। तो इस टाउन में गैलोज यानी कि फांसी दी जाती थी यहाँ पर रिंग पर। वंस स्टूड, गैलोस वंस स्टूड का मतलब है कि एक बार यहाँ पर किसी समय पे यहाँ पे खड़े होकर फांसी दी जाती थी इस रिंग में। और बहुत सारे क्राइम होते थे इस पवित्र जगह में। सेक्लूडेड का मतलब होता है पवित्र या एकांत क्षेत्र में, बहुत सारे क्राइम होते थे। विजिटर्स टू द लोकेशन रिपोर्ट हैविंग सीन घोस्ट्स ऑफ ग्लैडिएटर्स इन ब्रॉड डेलाइट। तो यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, वो जो घूमने वाले लोग हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पर भूत होने का या फिर वो योद्धा होते ना, तलवारबाज योद्धा, ग्लैडिएटर्स, उनके होने का दावा किया है उन्होंने। दिन, वो भी दोपहरी में, दिन में, यानी कि दिन में ही उनको यहाँ पे भूत और योद्धा दिखाई देते हैं। Henchard chose the ring as the meeting location for himself and his long lost wife। Henchard खुद के और उसकी जो बहुत पहले खोई हुई पत्नी है उससे मिलने के लिए इस लोकेशन को चुनता है। He hopes to maintain his reputation and therefore cannot invite her to his house after nightfall। वो अपनी इज्जत सम्मान को बचाए रखना चाहता है, इसलिए वो रात होने के बाद अपनी पत्नी को अपने घर में नहीं बुला सकता। The pair meets in the middle of the ring and does not speak at first, but Susan leans against Henchard, who holds her in his arms। तो जो जोड़ा है वो रिंग के बीच में मिलते हैं और शुरुआत में तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन फिर कितनी देर चुप रहेंगे और सूजन जो है वो अपने पति के चिपट जाती है। चिपट जाती से मतलब लीन्स अगेंस्ट हेंचर्ड, यानी कि जैसे महिलाएं लगती है ना कि गले लग गई वो अपने पति के,
और हैंचर जो है वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। यानी कि हैंचर अपने हाथ उसके पीठ तक ले जाता है, उसको कस लेता है, पकड़ लेता है। His first words are to tell her what that he no longer drinks and has not since that fateful night at the fair। तो उसके शुरुआती शब्द क्या थे? उसके शुरुआती शब्द ये थे कि उसने अपनी पत्नी को बताया है कि अब वो शराब नहीं पीता। और कब से नहीं पीता? जब से उस भयावह, उस भाग्यवादी रात जो कि कहाँ थी, मेले में हुई थी, उस रात से वो गुजरा है, तब से लेकर वो आज तक उसने शराब नहीं पी है। वो रात, उस फेयर के अंदर रात, जहाँ पर उसने इतना एक कृतघ्न काम किया था अपनी पत्नी को बेचने का, तब से लेके अब तक उसने शराब नहीं पी है। ही टेल्स सूजन दैट ही थॉट शी मस्ट हैव डाइड, वंडरिंग वाई शी केप्ट साइलेंट एंड डिस्टेंट फ्रॉम हिम सो लॉन्ग। उसने सूजन को बताया कि उसे लगा कि वो मर चुकी होगी, इस बात पर आश्चर्य होते हुए कि भाई इतने दिन तक वो शांत रही और इतने दिन तक वो उससे दूर रही है, इसलिए उसने सोचा कि वो मर गई होगी। Susan explains her confusion and the fact that she believed her commitment to Newson was binding। सूजन बताती है उस कन्फ्यूज़न के बारे में, उस फैक्ट के बारे में कि वो ऐसा मानती थी कि न्यूसन के साथ जो उसका कमिटमेंट है ना, वो बाध्य है उसके लिए। Henchard says that he thinks Susan's innocent इन हर पास्ट एक्शन। हैंचर कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो पुराने क्रियाक्रम थे, क्रियाकलाप थे, उसमें सूजन जो है वो हमेशा से इनोसेंट थी। बट ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय द थॉट ऑफ एलिजाबेथ जेन नोइंग द ट्रुथ। लेकिन वो इस बात से बहुत गुस्सा है, इस विचार से कि एलिजाबेथ जेन जो है वो सच्चाई जानती है। कौन सी सच्चाई जानती है? कि भाई हैंचर ने बेच दिया था माँ को और बेटी को। सूजन सेज शी टू कुड नॉट बियर फॉर हर डॉटर टू नो द ट्रुथ। सूजन कहती है कि वो खुद भी अपनी बच्ची को सच्चाई बताने की चीज, सच्चाई जो बता देगी, तो उस दुख को वो सहन नहीं कर सकती है। विच इज़ वाई शी वॉज ब्रॉट अप इन इग्नोरेंस। इसलिए उसने अपनी बच्ची को अज्ञानता में बड़ा किया है। यानी कि उसको बताया नहीं है अपनी बच्ची को बिल्कुल भी इस चीज़ को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था भाई इतिहास में। Henchard says that they must be careful to maintain the young woman's ignorance। हैंचर्ड कहता है कि उस यंग वुमेन की, यानी कि एलिजाबेथ जेन की जो अज्ञानता है, उसको बनाए रखना है हमको। इस चीज़ के लिए हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। एज वेल एज टू मेंटेन हिज रेपुटेशन इन द टाउन। और साथ ही साथ उसकी जो सम्मान है आदमी हैंचर्ड का खुद का, उसको भी बनाए रखना है। ही हैज़ डेवलप्ड द प्लान ऑफ सिक्योरिंग ए कॉटेज इन टाउन फॉर सूजन एंड एलिजाबेथ जेन। उसने एक योजना बनाई कि एक कॉटेज में सूजन की और एलिजाबेथ जेन के रहने की व्यवस्था कर देगा। एंड देन स्टैगिंग देयर मीटिंग, कोर्टशिप एंड मैरिज, सो द पेयर में जॉइन हैंचर इन हिज होम। और फिर वो नाटक करेगा उनके मिलने का। स्टैगिंग का मतलब होता है नाटकीय रूप से। एंड देन स्टेजिंग देयर मीटिंग, और फिर वो उनसे अचानक से मिलने का नाटक करेगा। कोर्टशिप, प्रेम, प्रेम होने का। कोर्टशिप का मतलब होता है प्रेम अलाप। यानी कि अचानक से उससे मिला, उससे उससे प्यार हो गया, इस तरह का वो नाटक करेगा और फिर शादी कर देगा, जिससे कि वो दोनों हैंचर्ड के घर में आ सकें। क्योंकि देखो अब मेयर है भाई हैंचर्ड, तो इज्जत की खातिर तो करेगा ही ना कि सब कुछ चीज़ें समाज की नज़रों में सही से हों। हैंचर्ड इंसिस्ट्स दैट द पेयर टेक नाइसर लॉजिंग्स सो दैट दे आर परसीव्ड एज जेंटिल। तो हैंचर्ड जो है वो ये कहता है कि ये जो दोनों माँ बेटी है ना, इनको इनको अच्छी जगह में रहना चाहिए, जिससे कि ये बहुत ही सभ्य और शालीन दिखाई दें समाज की नज़रों में। नाइस लॉजिंग्स का मतलब है कि अच्छी जगह पे रहना चाहिए, अच्छे साथ सम्मान का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो सभ्य दिखाई दें समाज में। हैंचर्ड रिपीट्स हिज एंजाइटी अबाउट एलिजाबेथ जेन डिस्कवरिंग द ट्रुथ। हैंचर्ड अपने टेंशन के बारे में बताता है कहीं एलिजाबेथ जेन को पता चल गया तो सच्चाई का। And Susan assures him of how unlikely the young woman is to ever dream of the real story। और सूजन उसको विश्वास दिलाती है कि वो जो लड़की है ना एलिजाबेथ जेन, उसकी बेटी, वो तो सपने में भी कभी इस वास्तविक कहानी के बारे में नहीं जान सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एज द टू पार्ट, और जब वो दोनों अलग होते हैं, अलग मतलब अपने अपने घर जाने के लिए, हैंचर्ड और सूजन। हैंचर्ड आस्क सूजन, हैंचर्ड सूजन से पूछता है इफ शी फॉरगिव्स हिम, क्या उसने उसे माफ कर दिया। सी शी स्ट्रगल्स टू रिस्पॉन्ड,
वो उत्तर देने में थोड़ा स्ट्रगल करती है। एंड ही आस्क्स दैट शी जज हिम बाय हिज फ्यूचर एक्शंस रादर देन बाय द पास्ट। और हेंचर्ड कहता है कि प्लीज मुझे अब अपने आने वाले जो काम हैं उनसे जज करना, बजाय इतिहास के जो मैंने पहले किए थे दूरतापूर्ण काम उनको जज करने की, अब आने वाले काम से मुझे जज करना। ठीक है। Henchard returns home and sees a light on in the office where Parfait is still hard at work. Henchard वापस घर आ जाता है और देखता है कि ऑफिस में लाइट जल रही है और जिसमें पारफे जो है वो अभी भी काम कर रहा है। Henchard admires Parfai's skill at overhauling the business's books as he himself is not inclined to tasks on paper. हैंचर्ड जो है वो बहुत ही प्रशंसा करता है फारफे की कि वो कितनी बारीकी से उस सब काम को कर रहा है, उस बिजनेस की किताबों के साथ। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है एग्जामिन एंड रिपेयर इफ़ नेसेसरी, यानी कि यदि आवश्यकता हो तो ही एग्जामिन करना है और रिपेयर सही करना है चीज़ों को। तो फारफे की जो स्किल हैं व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय को ठीक करने की, व्यवसाय को अच्छे से चलाने की, उस चीज़ की हेंचर्ड बड़ी प्रशंसा करता है। क्योंकि अब तो वो जो पेपर के काम है उसमें खुद तो करता ही नहीं उस चीज़ को, एज ही हिमसेल्फ इज नॉट इंक्लाइंड, कि अब तो उस काम के अंदर वो बिल्कुल रुचि नहीं रखता है। जब से फारफ्रे आया है तब से हेंचर्ड ने ये किताब कॉपी वाला काम छोड़ दिया है। तो अब सारा इस चीज़ के काम को कौन संभाल रहा है? डोनाल्ड फारफ्रे। और टास्क या फिर वो काम दैट रिक्वायर्स अटेंशन टू डिटेल, जिसमें बहुत ही अटेंशन की आवश्यकता है, या तो यानी कि एक तो पेन कॉपी वाले काम नहीं करता है हैंचर्ड, और एक ऐसे काम नहीं करता है जिसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन और डिटेल की आवश्यकता होती है। इवेंचुअली ही स्टॉप्स द यंगर मैन्स वर्क एंड इंसिस्ट्स दैट ही जॉइन हिम फॉर सपर। तो उसी समय वो क्या है करता है कि कहता है उससे, हैंचर्ड कहता है फारफे से कि बस हो गया, बहुत काम हो गया, आ जाओ खाना खाते हैं साथ में। Firefly is already becoming used to the strength of Henchard's request and impulses. अब फारफे जो है वो पहले ही हैंचर्ड की इन भावनाओं का, इन संवेगों का बहुत ही आदी हो चुका है। उसको पता है कि ये ऐसे ही करता है क्योंकि उसने ऐसे ही मनाया था। हैंचर्ड ने बहुत विनती करके उसको मनाया था फारफे को, तो अब वो यूज टू हो गया है इन चीज़ों का। Henchard wishes to tell Farfrey about a family matter, saying that he is a lonely man and that he might as well confess all to his new friend. हैंचर्ड जो है वो फारफे को एक पारिवारिक मामले के बारे में बताना चाहता है, ये कहते हुए कि वो एक अकेला आदमी है और वो सारी सच्चाई को अपने नए दोस्त से कन्फेस करना चाह रहा है। हैंचर्ड टेल इन फुल द स्टोरी ऑफ हाउ ही सोल्ड हिज वाइफ एंड चाइल्ड 19 ईयर्स अगो। हैंचर्ड पूरी कहानी बता देता है डोनाल्ड को कि कैसे उसने 19 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चे को बेच दिया था। He says that it has not been difficult for him to remain without a wife for those many years until this very day. तो वो कहता है कि ये उतना कठिन नहीं था उस अपनी पत्नी के बिना रहना उतने सालों में, आज के दिन से पहले। अब क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? आज आज वो अपनी पत्नी से मिल लिया, सूजन से मिल लिया, यानी कि आज से पहले वो 19 साल उसके लिए इतने कठिन नहीं थे बिताने। फॉर हिज आज के दिन तक, अंटिल दिस वेरी डे, फॉर हिज वाइफ हैज कम बैक, क्योंकि उसकी पत्नी अब वापस आ गई है। फारफे आस्क्स हैंचर्ड इफ ही कैन नॉट मेक अमेंड्स विद हिज वाइफ एंड रिज्यूम हिज लाइफ विद हर। फारफे हैंचर्ड से पूछता है कि क्या वो जो पुरानी चीज़ें हैं अपनी पत्नी से, उनके बारे में सुलह नहीं कर सकता? अमेंड्स विद हिज वाइफ का मतलब है पत्नी से सुलह नहीं कर सकता और वापस से उसके साथ अपनी ज़िंदगी को रिज्यूम नहीं कर सकता? हैंचर्ड सेज दैट दैट इज इंडीड व्हाट ही प्लान्स टू डू। हैंचर्ड कहता है कि यही तो है वो प्लान जो वो करना चाहता है, बट इन डूइंग सो दैट ही मस्ट रॉन्ग अनदर वुमेन, लेकिन ऐसा करने पर वो एक दूसरी औरत के साथ में गलत कर देगा। अभी दूसरी औरत कौन है भाई, देखते हैं, ठीक है आगे। Hencher tells Farfrey of his commitment to another woman who had nursed him one autumn when he fell ill on his trade route through Jersey. Hencher Farfrey से को बताता है उस कमिटमेंट के बारे में जो उसने एक दूसरी महिला से की थी, जिसने उसकी नर्सिंग की थी, नर्स मतलब केयरिंग की थी, उसकी केयर टेकर बन के रही थी। कब?
एक ऑटम के सीजन में, एक पतझड़ के सीजन में, जब वो न्यू जर्सी, वो जब वो जर्सी, जर्सी जगह का नाम है, कि जर्सी जा रहा था व्यापार करने के लिए, और उस समय वो उस रास्ते में बीमार पड़ गया था। तब एक औरत ने उसकी सार संभाल की थी, उसकी केयर की थी, तो उसने उससे कमिटमेंट कर दिया था। दिस वुमेन फेल इन लव विद हैंचर्ड, तो इस औरत को हैंचर्ड से प्यार हो गया था। एंड ऑल्दो देयर रिलेशनशिप वाज इनोसेंट, देयर प्रॉक्सिमिटी एंड her affection for Henchard caused a scandal in her community। यद्यपि उनका रिश्ता जो है वो बड़ा पवित्र था, और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है, उनकी जो निकटता है, और जो लगाव है एक दूसरे से, जो कि हैंचर्ड को था, किससे, हैंचर्ड को उस औरत से, उस औरत को हैंचर्ड से, बहुत पवित्र रिश्ता है हालांकि उनका। लेकिन हैंचर्ड के इस लगाव ने उस लड़की की खुद की एक कम्युनिटी में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, एक कांड जैसा हो गया उस, यानी कि बदनामी जैसा हो गया उस लड़की के साथ में। हैंचर्ड टोल्ड हर ही कुड नॉट मैरी हर, हैंचर्ड ने उसको बताया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता था, आउट ऑफ कंसर्न दैट हिज वाइफ सूजन में येट बी लिविंग, इस चिंता में, किस चिंता में, कि उसकी जो पत्नी है सूजन, हो सकता है वो अभी भी जीवित हो, इस चिंता में वो उससे शादी नहीं कर सकता था। रिसेंटली, however, believing Susan to be no longer living, हाल फिलहाल इस बात को मानते हुए कि अब तो सूजन जिंदा नहीं होगी, कौन मान रहा है इस बात को, हैंचर्ड, ही डिसाइडेड टू मैरी दिस अदर वुमन, उसने दूसरी महिला से शादी करने की ठान ली, डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। इफ शी वुड स्टिल हैव हिम नोइंग द सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो भी, जो महिला है, दूसरी महिला है, वो खुद भी तो अपनी परिस्थितियों को जानती है, वो जान रही है उन सारी परिस्थितियों को जिनसे एंचर्ड गुजर रहा है, जिनसे वो खुद गुजर रही है। तो इन सब के बारे में सोचते हुए हैंचर्ड ने उस औरत से शादी करने की ठान ली, क्योंकि काफी समय तो हो गया, अभी 19 साल हो गई, घना ही वेट कर लिया हैंचर्ड ने तो साहब, और 19 साल बाद उसने शादी करने की ठानी, 19 साल बाद उसकी पत्नी वापस आ गई। Henchard's agreement to marry the woman who had cared for him was followed directly by Susan's reappearance। और हैंचर्ड ने जैसे ही उस औरत से शादी का वादा किया, जो कि उसकी परवाह करती है, तो तुरंत ही सूजन दिखाई दे गई उसको दोबारा। अब बताइए, बेचारे ने इतने समय तो वेट किया है कि भाई पत्नी मिलेगी, पत्नी मिलेगी, जब पत्नी नहीं मिली, 19 साल हो गए इस बात को, और दूसरी शादी की जिसने सोच लिया, अब तो अब उसकी पत्नी गायब हो गई, पत्नी आ गई है अब साहब सामने। पार्फे इज बेफर्ड बाय हेंचर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टेंसेस, पार्फे जो है ना, ये बड़ा चकित हो गया है, बेफर्ड का मतलब होता है चकरा गया है, हेंचर्ड के इतने कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियों से, विच फार एक्सीड हिज ओन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपीरियंस, जो कि उसके अपने सीधे साधे से अनुभवों से कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि ऐसा अनुभव कभी किया ही नहीं है फार्क ने अपनी ज़िंदगी में, और हैंचर ने जो चीज़ें बताई है, ये उसके सीधे साधे अनुभव से बहुत ज़्यादा है उसके समझ के लिए। हैंचर feels that despite his later agreement, his first duty must be to Susan। हैंचर को महसूस होता है कि उसके जो ये एग्रीमेंट किया है उसने उस नर्स से शादी करने का, इस एग्रीमेंट के बावजूद भी उसका पहला कर्तव्य उसकी पत्नी के प्रति है। ही इज सिंपैथेटिक, वो बहुत ही भावुक है, भावनात्मक है, सिंपैथेटिक है, however towards the other woman, and decides to send the poor girl some money along with the letter Farfay has helps him craft। तो वो जो दूसरी औरत है, नर्स जो है, उसके प्रति फारफे बहुत सिंपैथेटिक है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही भावुक है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस बेचारी लड़की को कुछ पैसा भेज देगा, और एक एक लेटर के साथ में कुछ पैसा भेज देगा। और ये लेटर कौन लिख रहा है भाई, ये लेटर लिखता है वही डोनाल्ड, ठीक है, नहीं, डोनाल्ड हेल्प कर रहा है उसकी, डोनाल्ड फारफे उसकी हेल्प कर रहा है हेंचर्ड की इस लेटर को लिखने में।
Henchard concludes his tale by telling Firefly about his daughter and her ignorance of her own past. हैंचर्ड ये जो कहानी अभी इसने अपने जीवन की जो कहानी बताई है डोनाल्ड फायरफ्रे को, वो ये कहना चाह रहा है कि ये कहानी उसने अपनी बेटी को नहीं बताई है, और वो अपने खुद के इतिहास से बड़ी अज्ञान है. डिस्पाइट फायरफ्रे's एडवाइस टू टेल एलिजाबेथ जेन द ट्रुथ एंड आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस, यानी कि फायरफ्रे की ये सज़ा के बावजूद, क्या सज़ा दी है भाई फायरफ्रे ने, कि एलिजाबेथ जेन को सच बता दो और उससे माफ़ी मांगो. हैंचर्ड सेज दैट ही विल नॉट डू सो. हैंचर्ड कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा. एंड दैट ही एंड सूजन विल प्रिटेंड टू मीट एंड रीमैरी बिफोर रिन्यूइंग देयर लाइव्स टुगेदर. और वो कब तक ऐसा नहीं करेगा कि वो सूजन से मिलने का नाटक करता रहेगा, और जब तक उससे शादी नहीं हो जाएगी, जब तक कि उसकी और उसकी पत्नी की ज़िंदगी साथ साथ नहीं चल जाएगी, तब तक तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है. ठीक है. तो यहाँ पे साहब हैंचर ने साफ साफ मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा. 3-4 फैक्ट हैं इस चैप्टर में, और 7 से 12 तक हमने कवर कर लिया है. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम 13 चैप्टर से लेके आगे तक का. ठीक है, वरना एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो बढ़िया है. आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको हाईलाइट कर ही दी हैं. आप इनको नोट कर लीजिए. और मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं. एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आईपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में इस नोवेल से आपको छूट जाएगा. 5 प्रश्न के लगभग आते हैं, 5 या 6, सभी आ जाएंगे, सभी कंप्लीट हो जाएंगे. आपको 300-400 पन्ने की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. आप पढ़ना चाहो, देखिए अभी टाइम कम है, तो जब पढ़ना चाहो तो ज़रूर पढ़ना. पर फिलहाल के लिए तो आप जल्दी ही करना होगा, क्योंकि एक नॉवल में अपन इतना समय दे नहीं सकते. ठीक है. तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया 12 चैप्टर तक. इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.